नमस्कार सभी साथियों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए, कल की क्लास में हमने क्या देखा था उनको आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद में हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज की क्लास की कल हमने देखा था अभिसरण। अभिसरण के अंतर्गत कौन कौन सी जो है प्रक्रियाएं होती हैं उनको हमने समझा था। इसमें दो महासागरीय महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती और अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे निमज्जित हो जाती है, जिससे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। सॉरी, पर्वतों का निर्माण नहीं होता, द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, है ना। फिर महासागरीय महासागरीय अभिसरण हमने देखा था। इसके बाद हमने महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण देखा था। उसके बाद समानांतर सीमाएं। जब समानांतर सीमाएं दो प्लेटें आपस में ऐसे घर्षण करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? समानांतर सीमा बोलते हैं। हमें ये कहाँ पर देखने को मिलती है? उत्तर पूर्वी सीमा, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा एवं इजराइल जॉर्डन सीमा। ठीक है, जैसे ये भारत है तो जो इसकी ये उत्तर यहाँ की जो सीमा है ये बर्मा प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे घर्षण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समानांतर सीमा। बहिर्जात भूसंचलन एवं प्रक्रिया देखी थी हमने। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि भौतिक, रासायनिक एवं जैविक जो चट्टानें होती है वो तीन प्रक्रिया से गुजरती है। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं जैविक, सॉरी, अपक्षय देखा था हमने। तो चट्टानें होती है जो तीन प्रकार के अपक्षय से गुजरती है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय एवं जैविक अपक्षय। इन अपक्षयों के कारण के कारक क्या होते हैं वो हमने देखा था, जैसे ताप, दाब, जल, वायु, हिम आदि। ठीक है, अब भौतिक अपक्षय के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा थे? अपशल्कन, जिसके बाद में हमने देखा था कणकीय अपक्षय, तुषारी अपक्षय। तुषारी अपक्षय को आप समझते हैं क्या होता है? कि यहाँ पे जल भर जाता है, जल जब जमता है, जल हिम में बदलता है तब ये फैलता है। इसके आयतन बढ़ने से चट्टानें टूटने लगती है। पहले तो दरारी भागों में जल चला जाता है, जिसके बाद में जब इसका हिम बनता है तो इसका आयतन बढ़ने लगता है, जिसके कारण ये फैलने लगता है। रासायनिक अपक्षय देखा था हमने। ठीक है, जैविक अपक्षय, अपरदन देखे थे। अपरदन का मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं? जल, हिम, वायु। हमने समझा था कि ये तीनों अलग अलग जगहों पर अपने अलग अलग भूमिका निभाते हैं। जैसे जल, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे जल के कारण हमें अपरदन देखने को मिलते हैं। हिम, जहाँ पे ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हमें हिम, और जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हमें वायु के द्वारा अपरदन देखने को मिलता है। नदियाँ देखी थी फिर हमने। नदियों से होने वाले अपरदन देखे थे कि नदी के कारण कौन कौन से अपरदन होते हैं। ठीक है, घाटी, कैनियन। कैनियन क्या होते हैं? किनारों पर सीढ़ी नुमा ढाल वाली घाटियां कैनियन कहलाती है। दिख रहा है जो आपको? ये वाली जो घाटियों पर सीढ़ी नुमा ढाल वाली जो होती हैं, ये इनको हम कैनियन बोलते हैं। ठीक है, जलप्रपात देखे थे। जलप्रपात किस प्रकार बनते हैं उनके बारे में हमने कल चर्चा की थी। गोकुल झील देखे थे। ठीक है, जिसके बाद में मैंने बताया था कि आज हमको संप्राय मैदान, उत्काद भूमि, तटीय स्थलाकृति, भृगु, इनके बारे में चर्चा करनी थी। आज हम वायवीय स्थलाकृतियों का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। संप्राय मैदान। संप्राय मैदान जलीय अपरदन के कारण ऐसे मैदानों का निर्माण होता है यह तरंगित रूप से प्रदर्शित होते हैं। इनमें टीलेनुमा संरचनाएं मोनेडॉना कहलाती है। ठीक है, ठीक है, ऐसी संरचना इसमें मोनेडॉक कहलाती है। देखिए, जब क्या होता है संप्राय मैदान में, जब जलीय अपरदन होता है, ठीक है, उसके कारण जब तरंगित मैदान बनते हैं तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है? मोनेडनॉक। मोनेडनॉक क्या होता है? ये उभरी हुई संरचना होती है जहाँ पे ये बनते हैं, और जो जो संरचना निचली होती है हम उसको क्या बोलते हैं? संप्राय मैदान। ठीक है, अब देखते हैं रेवाइन अथवा उत्काद भूमि या भीहड़ भूमि। ऐसी स्थल आकृतियाँ जल प्रवाह एवं उसके दिशा परिवर्तन के कारण अउल नाली का अपरदन से होती है।
देखिए, जब हम क्या देखते हैं, जब कहीं जल गुजरता है, जब कहीं से जल गुजरता है, तो हम उसमें मुख्यतः देखते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे कि जल यहाँ पे बूंद बूंद टपक रहा है, तो अब ये यहाँ से ये मिट्टी है, यहाँ पे जल टपक रहा है, तो हम इसमें देखेंगे कि जल यहाँ जब टपकेगा, गिरेगा पानी, तो यहाँ पे एक नालिका बन जाएगी। उसको क्या बोलते हैं हम? अवनालिका अपर्दन। उसके कारण रेवाइन अथवा उत्काद भूमि अथवा बिहेड़ ऐसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, किस कारण होता है? तो ये अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। आपने देखा होगा कहीं पे अगर बहुत सारा मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, तो हम उसमें देखते हैं कि धारियाँ ऐसी, जल की धारियाँ बनी होती है, मिट्टी वहाँ से बहकर नीचे आई होती है। ठीक है, यहाँ से ये इतनी सारी मान लो मिट्टी पड़ी हुई है, तो यहाँ से ये धारियाँ बहकर आई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्कात अथवा रेवाइन भूमि, जो कि एक बड़े आकार पे ऐसी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है। अब हम देखते हैं तटीय स्थलाकृतियाँ। ऐसी स्थलाकृतियाँ सागर तटों पर तरंगों के निरंतर प्रवाह के कारण बनती है। ठीक है, जैसे क्या? भृगु। सबसे पहले हम भृगु देखते हैं। भृगु क्या होते हैं? भृगु मुख्यतः जैसे ये पर्वत हो गया, और ये वाला जो भाग है ये सागरीय भाग हो गया। ठीक है, जब ये पर्वत ऐसे ऐसे है, पर्वत अभी इसकी आकृति ऐसी है, जब ये सागरी जल पर्वत से टकराएगा, तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? धीरे धीरे ये यहाँ से ऐसे खड़े नुमा ढाल वाला बन जाएगा। बिल्कुल इसका ढाल की तरह कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। अभी ये कैसा है? ऐसा, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है गोल। तो जब यहाँ से ये कटने लगेगा, धीरे धीरे यहाँ से कट के जल इसके अंदर आने लगेगा, तो जब यहाँ का जो भाग है थोड़ा सा, ये यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी। फिर यहाँ पे खाली जगह होने के कारण ये जो बचा हुआ भाग है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगेगा। धीरे धीरे इसका निर्माण एक खड़े ढाल के कारण ढाल जैसा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? भृगु। सागरीय तट पर अपर्दन के कारण खड़ी संरचना भृगु कहलाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं? भृगु बोलते हैं। सागरीय गुफा या सी केव। तटीय चट्टानों में कमजोर चट्टानें शीघ्र अपर्दित हो जाती हैं, जिससे गुफा नुमा आकृति बनती है, सागरीय गुफा कहते हैं। देखिए, तट के समीप क्या होता है? जब जो कोई कमजोर चट्टान होती है वो शीघ्र अपरदित हो जाती है, और फिर जल उसके अंदर धीरे धीरे जाने लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सागरीय गुफा। देखिए, ये चट्टान, अब ये यहाँ पर ये पूरा एक है। ठीक है, यहाँ से मिला हुआ है। जब ये चट्टान जब ये जल यहाँ से टकराएगा बार बार टकराएगा, तो यहाँ पे ये सागरीय गुफा का निर्माण कर लेगा। ठीक है, एक तरफ से इसका दर बंद होगी और एक तरफ से ये खुली हुई होगी। फिर हम देखते हैं सागरीय मेहराब। सागरीय मेहराब हम सी आर्क भी बोलते हैं। जब सागरीय गुफा दो दिशाओं से खुली हुई होती है, तो हम इसे सागरीय मेहराब बोलते हैं। अब ये सागरीय गुफा है सबसे पहले। उसके बाद में क्या होगा कि इसमें हम इसको देखते हैं कि समय काल के साथ ये धीरे धीरे दोनों तरफ से खुल जाती है। तो हम इसको देखते हैं कि ये इधर से भी दिखती है, उधर से इसके आर पर हम देख सकते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? फिर यहाँ पे बोलते हैं सागरीय मेहराब। जब दो तरफ से गुफाओं में हम खुली हुई होती है, तो उसको सागरीय मेहराब बोलते हैं। फिर हम क्या देखते हैं? स्टंप एवं स्टेक। स्टंप एवं स्टेक किसे कहते हैं? जब ये धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और यहाँ से जो पदार्थ होते हैं टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। एक समय के बाद यहाँ पे जो पदार्थ, मिट्टी गाद जो भी है, सभी यहाँ पे संरचना यहाँ की टूटकर नीचे गिर जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, और जो एक खड़ी नुमा संरचना मिलती है हमें, ये हम इसको क्या बोलते हैं? स्टंप। और जो ये स्टंप भी टूटकर जब और छोटा हो जाता है, तो हम इसको बाद में फिर स्टेक बोलते हैं। हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी है, जो इससे हम देखते हैं कि जो महाद्वीपीय प्लेट है वो पीछे की ओर खिसक रही है, और सागर आगे की ओर बढ़ रहा है। मेहराब की ऊपरी चट्टानें टूटकर बची हुई खंबे नुमा संरचना स्टंप एवं स्टेक कहलाती है। ठीक है, ये चट्टानें टूटने के कारण जो बची हुई संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टंप एवं स्टेक। तरंग घर्षित चबूतरे। बड़ी सागरीय लहरों के कारण तटों के क्षैतिज अपर्दन
से तरंग घर्षित चबूतरों का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कोई सागर तट है, ठीक है। यहाँ पर हम मुख्यतः देखते हैं कि किसके अपरदन के कारण, लहरों के अपरदन के कारण यहाँ पे क्या होता है, ऐसे तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, अपरदन के कारण जो चबूतरे बनते हैं हम उसको तरंग घर्षित चबूतरे बनते हैं। ये यहाँ से ऐसे चबूतरे होते हैं जिन पे हमको मुख्यतः हम उनको ऐसे देख सकते हैं कि चबूतरे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, तरंग घर्षित चबूतरे। क्रीक, तटीय भूमि के ऊपर उठने के कारण अथवा किसी अवरोध निर्माण से सागरीय जल स्तर पीछे हटने के कारण क्रीक भूमि का निर्माण होता है। जल की विभिन्न विखंडित धाराएं प्राप्त होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं। अब इसको क्रीक मुख्यतः क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इतना ये समुद्री तट है, ये यहाँ से, ये यहाँ पे क्या है, समुद्र है, यहाँ पे समुद्र मान लीजिए, इतना नीचे नीचे का भाग क्या है, समुद्र है। अब अगर जो समुद्र के यहाँ का भाग ऊपर उठ जाता है, यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ का समुद्र का भाग ऊपर उठ जाता है, धरातल ऊपर उठ जाता है, तो हम मुख्यतः हम क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ पे धरातल भूमि बन जाती है और जो सागरीय जल है वो पीछे की ओर हटने लगता है। और हमें जो यहाँ से तो इसमें हम क्या पाते हैं, मुख्यतः यहाँ पे हमें जो धारियाँ दिखाई देती है, जल की जो धाराएँ दिखाई देती है, हम उसको क्या बोलते हैं, क्रीक। ऐसी संरचना क्या कहलाती है, क्रीक। ये किसके कारण निर्मित होती है, या तो सागरीय जल पीछे हटने लगता है, या फिर यहाँ पे सागर के किनारे, तट के किनारे ऐसी भूमि ऊपर उठती है। तटीय भूमि के ऊपर उठने के कारण अथवा अवरोध, किसी अवरोध निर्माण से सागरीय जल का पीछे हटने के कारण ऐसी क्रीक भूमि का जो निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो भूमि का निर्माण होता है हम उसे क्रीक भूमि बोलते हैं। ऐसी विभिन्न विखंडित धाराएं हमें प्राप्त होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सागर जल ये भूमि ऊपर उठने लगी, जो सागर का जल है वो पीछे खिसकने लगा, जिससे ये धाराएं पीछे जाने लगी। कहीं यहाँ से भूमि ऊपर आ गई, कहीं यहाँ से भूमि ऊपर आ गई, तो हमें ये धाराएं प्राप्त होती है, उसको हम क्रीक बोलते हैं। तटों के किनारे निक्षेपित स्थल आकृतियाँ, ठीक है। हम देखते हैं कि सागर के तटों के किनारे कौन कौन से अब निक्षेपित स्थलाकृतियाँ हमें प्राप्त होती हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पुलीन बीच, ठीक है। पुलीन क्या होते हैं या बीच क्या होते हैं, देखिए जब आपने देखा गोवा का बीच जो है वो एक पुलीन बीच है। तटों पर लहरों के द्वारा निरंतर रेतीले जमाव के कारण स्थल समतल पुलीन स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये एक ही बार में, पहली बार में समझ गए होंगे, क्योंकि पुलिन जब हम सुनते हैं कि बीच, तो हम समझ जाते हैं कि बीच मतलब गोवा वाला बीच, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पुलिन बोलते हैं। हिंदी में उसको हम पुलिन बोलते हैं। तटों पर लहरों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जो रेतीला जमाव होता है हम उसको क्या बोलते हैं, पुलिन बोलते हैं। बैरियर, सागर तट के समानांतर बने हुए रेतीले टीले नुमा संरचना बैरियर कहलाती है। इनके कारण कुछ सागरीय जल अलग हो जाता है, जिसे लेगुन झील अथवा अनुप झील बोलते हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये सागर तट है, ठीक है, यहाँ से जल आ रहा है, ठीक। अब जब ये जल यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, रेतीले जमाव करेगा। जब इस रेतीले जमाव के साथ साथ यहाँ पे इसके सागर के समानांतर इसमें जब यहाँ कोई जल राशि छूट जाती है, जल इसके अंदर जाता है पर बस से बाहर आ नहीं पाता है। जल यहाँ से एंटर तो कर जाता है इस झील के अंदर, पर यहाँ से बाहर निकल नहीं पाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेगुन अथवा अनुप झीलें बोलते हैं। क्योंकि इसके समानांतर बैरियर बन जाता है, क्या, काहे का, रेतीले टीले का। तो यहाँ पे क्या कैसी संरचना हमें प्राप्त होती है, सागर के समीप बैरियर, इसको हम अनुप झीलें और लेगुन झीलें बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। भूमिगत स्थलाकृतियाँ, ठीक है, कार्ट्स एवं कार्ट्स स्थलाकृतियाँ। अब हम देखते हैं कि भूमि के अंदर जो स्थलाकृति बनती है हम उसको किस प्रकार जानते हैं, ठीक है, उनको हम किस प्रकार समझते हैं। भूमि के अंतर्गत हमें सर्वप्रथम कौन सी स्थलाकृति देखने को मिलती है, अंध घाटी। ऐसी घाटियों का निर्माण धरातल के अंदर गुफा अंदर चूना पत्थर अथवा डोलोमाइट के प्रगलन से अपरदन के कारण बाद में निर्मित होती है।
सामान्यतः एक ओर से खुली एवं दूसरी ओर से बंद होती है। जब हम देखते हैं पहाड़ी पर या फिर कोई ऐसी स्थलाकृतियाँ जहाँ पर चूने पत्थर या डोलोमाइट के प्रगलन से अपरदन के बाद निर्मित होती है, सामान्यतः ऐसी एक तरफ से खुली और दूसरी ओर से बंद होती है। आपने मूवियों में देखा होगा कि कहीं पे जैसे डोलोमाइट एवं चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं वो क्या है, एक तरफ से तो बंद होती है, थोड़ा उभरी हुई संरचना होती है, सागर ये पहाड़ी संरचना होती है, उन पे हम देखते हैं कि ये एक तरफ से बंद एवं एक तरफ से खुली हुई होती है। सिंक होल किसे बोलते हैं? धरातल पर बने हुए कुंडनुमा संरचना वर्षा का जल चूना पत्थर का अपरदन करते हुए भूमि के अंतर्गत प्रवाहित हो जाता है, सिंक होल कहलाता है। अब इसमें मुख्यतः क्या होता है कि आपने कहीं पे देखा होगा कि ऐसी संरचनाएं बनी होती है जहाँ पे वर्षा का पानी अंदर जाता है और अपने आप में समाहित हो जाता है, हम उसको समझ ही नहीं पाते कि इतना पानी जाता कहाँ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिंक होल। ऐसी संरचना होती है जिसमें बहुत सारा पानी समाहित हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान पिघलकर क्या बनाती है, यहाँ पे एक ऐसी संरचना बनाती है, एक ऐसी संरचना जिसमें बहुत सारा जल समाहित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक संरचना है पृथ्वी के अंदर और यहाँ पे छोटा सा एक सिंकोल बना है। अब ये सिंकोल ऐसा है कि इसमें यहाँ से पानी, जो वर्षा का पानी एंटर होता है और यहाँ पे जमा हो जाता है, इतने आकार की बड़ी होती है कि यहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंक होल बोलते हैं। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट, अब इसको हम क्या होते हैं? ये भूमिगत गुफाओं में की छत पर चूना पत्थर के जमाव से लटकती हुई संरचना होती है, हम इसे स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। जो हम देखते हैं मुख्यतः जो छत की तरफ होती है उसको हम स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, जो नीचे होती है स्टेलेगमाइट बोलते हैं। गुफा के अंदर हमने मुख्यतः आपने देखा होगा कि बहुत सारी लटकती हुई संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। और जो संरचना नीचे द्वारा निर्मित होती है उसको हम स्टेलेगमाइट बोलते हैं। बहुत सारी जगह जब गुफा एक तरफ से खुली हुई होती है तो ये जो झिल्ली झारियाँ बनी हुई होती है ये टेढ़ी मेढ़ी भी बनी हुई होती हैं। ये किस कारण होता है? जो चूना पत्थर है उनके जमाव के कारण ऐसी संरचनाओं का निर्माण होता है। फिर हम मुख्यतः देखते हैं जब जब गुफा की भूमि पर खड़ी खंबे नुमा संरचना बनती तो उसे हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट। ठीक है। ट्रवर्टाइन, अंध घाटी से निकलने वाले जल के साथ प्रवाहित चूना पत्थर का जमाव गुफा के बाह्य स्तर के रूप में होता है, इन्हें ट्रवर्टाइन कहते हैं। इसका उपयोग हम मुख्यतः सीमेंट में बेहतर रूप से जानते हैं। जो उद्योग होता है इसका, जो सीमेंट उद्योग होता है उसमें इसका बेहतर उपयोग होता है। देखिए जब हम देखते हैं कि कहीं पे इतनी चट्टानें होती हैं, जो सफ़ेद चट्टानें हमें देखने को मिलती है घाटियों पर, इसको हम मुख्यतः ट्रवर्टाइन बोलते हैं। जब हम क्या देखते हैं कि जब कोई ये गुफा है, मान लीजिए गुफा है, गुफा के हम बाहर क्या देखते हैं कि ये इतना बड़ा चट्टान है, यहाँ पे काय की जमी हुई है? ट्रवर्टाइन की। और ये मुख्यतः कैसी होती हैं? सफ़ेद हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। और इनका उपयोग क्या होता है? ये सीमेंट उद्योग में बेहतर मानी जाती है। जो चूना पत्थर जब पिघलता है, चूना पत्थर का जमाव गुफा के बाह्य स्तर के रूप में होता है तो इन्हें ट्रवर्टाइन कहते हैं। अब पिघल कर क्या लगता है? जब यहाँ पे चूना पत्थर पिघलने के बाद में ये बाहर आने लगता है, उन्हीं संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? ट्रवर्टाइन। अब देखते हैं हम हिमानी स्थलाकृतियाँ। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के कारण उनके जमाव से हिमानी का विकास होता है। यहाँ हिमानी चट्टानी सतह पर फिसलते हुए इसे अपरदित करती है, जिसे हम अपरदित पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं। मान लीजिए कि जब कोई पर्वत है,
ठीक है, ये पर्वत है। अब यहाँ पे हिम जमाव होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हिम जमाव। हिम जमाव के कारण जब ये हिम नीचे की तरफ खिसकने लगता है तो इसके साथ क्या अपरदित पदार्थ भी आते हैं, जैसे गाद, बालू, गाद, कंकड़, पत्थर। इनका हम इसके साथ जो ये घर्षण करते हुए आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिमोड़ बोलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के कारण उनके जमाव से हिमानी का विकास होता है। यहाँ हिमानी चट्टानी सतहों पर फिसलते हुए आती है। जो ये चट्टानी सतह हैं इन पे फिसलते हुए आती हैं, इन्हें अपरदित करती है, मतलब इनको काटती हैं। यह अपरदित पदार्थ हिमोड़ कहलाता है, ठीक है। हॉर्न शिखर पर्वत के ऊपरी भाग में विभिन्न दिशाओं में हिमानी के कारण अपरदित किया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पर्वतों के ऊपरी भाग में विभिन्न दिशाओं में हिमानी के द्वारा अपरदित किया जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, हम इसमें मुख्यतः चारों तरफ से क्या देखते हैं, यहाँ से भी हिमानी द्वारा इसका अपर्दन किया जा रहा है, यहाँ से भी हिमानी द्वारा अपर्दन किया जा रहा है इसका, ठीक है, नीचे की तरफ। और इसके पीछे भी उसके द्वारा अपर्दन किया जा रहा है और इसके आगे भी हिमानी द्वारा अपर्दन किया जा रहा है। तो क्या है, इसमें पर्वत के ऊपरी भाग में विभिन्न दिशाओं में हिमानी के द्वारा अपर्दन किया जाता है। इस अपर्दन क्षेत्र के मध्य खड़ी शंकुआकार संरचना हम क्या बोलते हैं, हम इसको हॉर्न बोलते हैं। जो यहाँ पे फिर एक खड़ी संरचना मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। चारों तरफ घाटी नुमा संरचना क्या कहलाती है, सार्क कहलाती है। जब ये हिमानी के कारण इसका अपर्दन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ऐसी घाटी नुमा चारों तरफ संरचना बन जाएगी, फिर इसको क्या बोलते हैं, हम सार्क बोलते हैं, ठीक है। सार्क हिम जमाव के निरंतर होता रहता है। जो सार्क है उसमें हिम का जमाव निरंतर होता रहता है। इस मुख्यतः हमने इसमें क्या पढ़ा, हॉर्न और शिखर। शिखर हॉर्न किसे बोलते हैं हम, जो पर्वत होते हैं, पर्वत होते हैं उनकी जो ऊपरी मुख्य चोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। और अपर्दन के कारण जो चारों तरफ घाटी नुमा संरचना बनती है हम उसे सार्क बोलते हैं। एरिट दो सार्कों को अलग करने वाली दीवार नुमा संरचना एरिट कहलाती है। मान लीजिए अब एक सार्क इस तरफ है, एक सार्क इस तरफ है, एक इसके पीछे भी होगी और एक इसके यहाँ पर भी होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एरिट। ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे जो बीच में बनती है उसको हम बोलते हैं एरिट। क्योंकि कि ये क्या करती है कि जो दो सार्क हैं उनको विभाजित करती है, ऐसी संरचना हम क्या बोलते हैं, एरिड बोलते हैं। दो सार्कों को अलग करने वाली दीवार नुमा संरचना क्या कहलाती है, एरिड कहलाती है। यू आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में हिमोड़ के कारण यू आकार की घाटियों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमोड़ जमाव के कारण यू आकार की घाटियां निर्माण करती है। एक सेकेंड रुकिए। इसमें हम मुख्यतः क्या देखते हैं, पर्वत जब ये पर्वत के यू आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में हिमोड़ जमाव के कारण, हिमोड़ जमाव क्या होता है, जैसे पर्वत है, पर्वत के क्षेत्र में जब ये भूस्खलन के कारण ये नीचे खड़ा, जब ये पर्वत है, जब यहाँ पे कोई जमाव होता है ऐसे में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे हिमोड़ जम जाता है और जिसके बाद में जो संरचना बनती है हम उसे यू आकार की घाटी बोलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमोड़ जमाव के कारण यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है, ठीक है, समझ गए। इसको उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि कि यहाँ पे ये पर्वत है और जिसके बाद में ये दूसरा है पर्वत है और जिसके बाद में हिमोड़ जमाव के कारण यहाँ पे ऐसी संरचना बनती, धीरे धीरे हम इसको क्या बोलते हैं, यू आकार की घाटियाँ। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमोड़ जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। यहाँ पे गाद, बालू, मिट्टी, रेत जो भी होता है वो सबका जमा होता है। आउटवॉश या अधोधोष मैदान हिमानी के नीचे की ओर कंकड़ीले जमाव के कारण बनी मैदानी संरचना आउटवॉश या अधोधोष मैदान कहलाती है। मुख्यतः हम क्या देखते हैं, जब ऐसी हिमानी संरचनाएं हिमानी के कारण कंकड़ीले जमाव के कारण बनी संरचनाएं, जब ऊपर से मलबा नीचे की तरफ आता है और फिर इसका कंकड़ीला जमा होता है, पथरीला जमा होता है, तो हम उसको आउटवॉश मैदान बोलते हैं। केटल झील चोटी से नीचे की ओर हिम जमाव से बनी छोटे आकार की अस्थायी झीलें केटल झील कहलाती हैं।
जब ये झीलें हिमोड़ से आच्छादित हो जाती हैं तो हम इसे हमोक संरचना बोलते हैं। यह हमोक संरचना का निर्माण करती है। मान लीजिए, अब इसको समझने के लिए, ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, चोटी से नीचे की ओर हिम से बनी छोटे आकार की अस्थायी झीलें। अब यहाँ से इसके साथ क्या होगा, हिम जमाव, यहाँ से जल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मुख्यतः यहाँ पे छोटी छोटी झीलें बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ से जल आएगा तो यहाँ पे मुख्यतः छोटी छोटी झीलें बन जाएगी। जब ये झीलें हिमोड़ से आच्छादित हो जाती है, जब कभी फिर दूसरी बार से जल आएगा, अधिक जल आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे इन झीलों के ऊपर क्या हो जाएगा, हिमोड़ के कारण आच्छादित हो जाएंगे, मतलब ये ढक जाएंगी। ढक जाने के कारण हमोक संरचना का निर्माण होता है। ये झील है जो धीरे धीरे ढक जाएगी, इससे हमोक संरचना का निर्माण होता है। ड्रमलिन हिम स्खलन के समय किसी अवरोध के कारण सहारे हिमोड़ के जमाव से उल्टी नाव के समान स्थलाकृति ड्रमलिन कहलाती है। इसकी संरचना अधिक होने पर इन्हें हम अंडा टोकरी स्थलाकृति बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसी संरचना या ऐसी झील है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे इसका यहाँ पे अवरोध के कारण, किसके अवरोध के कारण, इनके कारण वायु द्वारा, या फिर जो हिमोड़ के जमाव से जो उल्टी नाव क्या होता है कि फिर ऐसे उल्टी नाव के समान ये धीरे धीरे फिर यहाँ पे जमा होने लगता है, और फिर ये ऐसे उल्टी नाव के समान एक संरचना बना लेती है। उसे क्या क्या बोलते हैं हम, ड्रमलिन बोलते हैं। इसमें क्या है, हिम स्खलन के समय किसी अवरोध के सहारे। अब अवरोध क्या, मान लीजिए ये झील है, यहाँ पे इसमें झील बनी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो अवरोध हमें दिखाई देगा। उसके कारण क्या देखते हैं हम कि यहाँ सहारे हिमोड़ के जमाव से उल्टी नाव के समान स्थलाकृति ड्रमलिन कहलाती है। इनकी संख्या अधिक होने पर हम इसे अंडा टोकरी स्थलाकृति कहते हैं। अब हम देखते हैं वायवीय स्थलाकृतियाँ। वायु के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, अब उनको देखते हैं। वायवीय स्थलाकृतियाँ मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में निर्मित होती है। वायु की गति धरातल के समीप तीव्र एवं ऊपरी ओर मंद होती है। अब मैंने आपको बताया था कि हिम, पहले मैंने क्या बताया था आपको, जल, ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको हिम, फिर बताया था वायु। हमने जल पढ़ लिया, हिम पढ़ लिया। अब हम देखते हैं वायवीय स्थलाकृतियाँ कि वायु के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जल ऐसी जगह पे जल से स्थलाकृति निर्मित होगी जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। हिम पर्वतीय क्षेत्रों में हिम के कारण बनने वाली स्थलाकृतियाँ हमने अभी चर्चा की। अब वायु से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मरुस्थल, जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है मरुस्थल कहलाते हैं। मुख्यतः हम क्या देखते हैं, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी, कहीं पर भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को मरुस्थल बोलते हैं। ऐसे क्षेत्र में ताप एवं वायु अपक्षय एवं अपर्दन के कारण मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में ताप और वायु अपक्षय एवं अपर्दन के मुख्य घटक होते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पहले समझाया अपक्षय और अपर्दन क्या होते हैं, तो आप इनको जानते होंगे। मुख्य घटक होते हैं प्रारंभिक पथरीले मरुस्थल, हमाडा। अब मैं आपको समझाता हूँ हमाडा क्या होता है। मान लीजिए ये कोई मरुस्थल है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रारंभिक पथरीले मरुस्थल हमाडा कहलाते हैं। अब हमाडा में हम मुख्यतः क्या देखते हैं, यहाँ पे रेत भी होती है, यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर भी होते हैं, इतने बड़े बड़े आकार के हम इसमें कंकड़ पत्थर भी देख सकते हैं। जो बारीक बारीक है वो रेत है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हमाडा। कंकड़ीले मरुस्थल रेग कहलाते हैं, जबकि कंकड़ीले मरुस्थल रेग कहलाते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये मरुस्थल एक है, यहाँ पे क्या है, कंकड़ है, पत्थर है, हल्के हल्के पत्थर है, यहाँ पे रेत की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, हम इसको क्या बोलते हैं, कंकड़ीले मरुस्थल। ऐसे क्षेत्र में पूर्ण अपक्षय रेत का निर्माण होते हैं। रेतीले मरुस्थल एर्ग कहलाते हैं। अब मान लीजिए कोई ये बिल्कुल रेत है, बिल्कुल बारीक बारीक, जहाँ पे हमें रेत दिखाई देगी वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऐसा
मरुस्थल कौन से रेतीले मरुस्थल क्या कहलाते हैं? एर्ग कहलाते हैं। ठीक है। साइबेरिया मरुस्थल, अरेविया, ठीक है, अरेविया मरुस्थल रेत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कहाँ पे पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका हो गया, जो कि यहाँ पे इसका जो भाग है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? मुख्यतः अरेबिया मरुस्थल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि रेत की क्वांटिटी के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। तो ये हमें कौन से मरुस्थल देखने को मिलता है? मुख्यतः हमाडा। और ये कौन सा मरुस्थल है? कंकड़ीले मरुस्थल। और ये रेतीले मरुस्थल के कहलाते हैं? एर्ग कहलाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मरुस्थल को समझ गए होंगे कितने प्रकार के मरुस्थल होते हैं। जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? मरुस्थल कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र में ताप एवं वायु अपर्दन एवं अपक्षय के मुख्य कारक ये घटक होते हैं। प्रारंभिक पथरीले मरुस्थल, जो प्रारंभ में धीरे धीरे बनते हैं, जैसे कि जिनकी शुरुआत होती है, जहाँ पे ये मरुस्थल बनने लगते हैं, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहाँ पे इनका निर्माण होता है, वहाँ पे ये कंकड़ीले हमाडा के रूप में पाए जाते हैं। जिसके बाद में जब इसमें थोड़े और मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं, उनका आकार और छोटा होने लगता है ताप और वायु के कारण, तो फिर ये कंकड़ीले मरुस्थल कहलाते हैं। कुछ समय अंतराल जब इनमें हम देखते हैं मुख्यतः ये पूर्ण एक रेत के रूप में तब्दील हो गया, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं? एग कहलाते हैं। और सबसे बड़ा रेत की क्वांटिटी के आधार पर हम जो देखते हैं वो अरेबिया मरुस्थल है, जो कि कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। मशरूम चट्टानें, चट्टान के निचले भाग में तीव्र अपर्दन हो जाता है, जबकि ऊपरी भाग मंद अपर्दित होता है, जिन्हें मशरूम आकृति का निर्माण होता है। अब देखिए मुख्यतः इसमें क्या होता है। मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान, अब यहाँ पे क्या है? ये चट्टान ऐसी आकृति का निर्माण करती है। यहाँ पे वायु का नीचे की जो तीव्र है, ये वायु नीचे की ओर तीव्र अपर्दन करती है, और जो यहाँ पे ऊपरी ढाल है, यहाँ पे कम अपर्दन होता है, तो ये गनमन से गोल गुंबदाकार बन जाती है, और जिसके बाद नीचे से यहाँ पे अपर्दन के कारण ऐसा आकार कर लेती है। उसको क्या बोलते हैं हम? मशरूम चट्टान। अपर्दन की समान प्रक्रिया से जूजेन, डेमोइसेल एवं यार्डांग भी निर्मित होते हैं। जूजेन, डेमोइसेल एवं यार्डांग भी निर्मित होते हैं। इसी प्रकार के हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी संरचनाएं बनती हैं कि जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पतले पतले हम देखते हैं, ऐसे आकार की संरचना हम क्या बोलते हैं? इसको डोमोइसेल बोलते हैं। यार्डांग भी ऐसे ही लंबे नुमा होते हैं, जो कि अपर्दित होते हैं, जो नीचे की तरफ से पतले होते हैं। ऐसी संरचना में यार्डांग और जूजेन की भी देखने को मिलती है, जो मुख्यतः कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? ऐसी जगह जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और जहाँ पे ये मरुस्थल बन रहे होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं पेडी प्लेन, वायवीय अपर्दन से बनी संरचना, मैदानी संरचना पेडी प्लेन कहलाती है। इनके माध्यम से टीलेनुमा स्थलाकृति इंसलबर्ग कहलाती है। अब हम देखते हैं इसमें जो हमें स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है? अब मुख्यतः जो ऊपर उठी हुई भाग होता है उसको हम बोलते हैं इंसलबर्ग, जो नीचे का तरफ होता है हम उसको बोलते हैं पेडी प्लेन बोलते हैं। वायवीय अपर्दन से बनी मैदानी संरचना पेडी प्लेन कहलाती है। वायु के द्वारा जैसे वहाँ ये वायु के द्वारा कहीं पे अपर्दन छूट जाता है, वायु अपर्दन करके यहाँ पे ऐसे टीलेनुमा संरचना, छोटे छोटे टीलेनुमा संरचना बनाती है, हम उसको क्या बोलते हैं? इंसलबर्ग कहलाती है। अगर मैदानी संरचना है तो हम उसे पेडी प्लेन बोलते हैं, और मध्य में टीलेनुमा जो आकृति बनती है हम उसको क्या बोलते हैं? जो ये टीलेनुमा आकृति दिख रही है हमें, इंसलबर्ग, हम इसको बोलते हैं इंसलबर्ग। बालू का स्तूप, रेत के किसी अवरोध पर निरंतर जमाव के कारण बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, जो चंद्राकार स्तूप बरचांग कहलाते हैं। इसको ध्यान रखना, ये 2 मार्कर क्वेश्चन में आ भी सकता है कि बरचांग किसे बोलते हैं हम। बालू का स्तूप रेत के किसी अवरोध, मान लीजिए ये यहाँ पे रेत है, यहाँ पे रेत है, यहाँ पे रेत है,
ठीक है। अब यहाँ पे रेत के किसी अवरोध के कारण जब वायु यहाँ से, जब वायु चलेगी तो यहाँ से जब वायु आ रही है तो यहाँ पे रेत का जमाव कर देगी किसी अवरोध के कारण, तो यहाँ पे ऐसी चंद्राकार आकृतियाँ हमें निर्मित होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, बरचांग बोलते हैं। अनुप्रस्थ स्तूप तरंगित धारियों के रूप में निर्मित होते हैं। हम इसको क्या देखते हैं मुख्यतः, ये अनुप्रस्थ स्तूप क्या होते हैं, जैसे बालू का स्तूप होता है इसी प्रकार का एक तरंगित स्तूप होता है। इसमें क्या है कि जब हम देखते हैं कि यहाँ पे भी किसी अवरोध के कारण लंबी जो संरचना बनती है, ठीक है। अब इसमें क्या चंद्राकार हम इसको देखते हैं, मुख्यतः ये छोटी होती है पर इतनी बड़ी हो मान लीजिए, पर वो ये इससे भी लंबी और पतली संरचना होती है, तरंगित धारियों के रूप में निर्मित होती है। हम उसको अनुप्रस्थ स्तूप बोलते हैं। रैखिक टीले वायु के दो दिशाओं से आकर टकराने एवं रैखिक जमाव से ऐसे टीलों का निर्माण होता है। इसमें क्या है, इसमें मुख्यतः ये है कि हम देखते हैं जहाँ पर मान लीजिए कि कहीं पे आपने देखा कि ऐसे जब हम पानी की जो धारियाँ देखते हैं, जब हम समुद्र में जब हम तालाब में जब हम पत्थर मारते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो धारियाँ जाती हैं हम उनको धारियों को देखते हैं। अब उन धारियों के बीच में मान लो ये ऐसी आकृति जो हमें दिखाई देती है, हम उसको क्या बोलते हैं, रैखिक टीले। हम देखते हैं कि एक तरफ से ऐसी घुमावदार जो धारियाँ बनती है जहाँ पे एक ऐसी संरचना बनती है, फिर एक ऐसी संरचना, फिर एक ऐसी संरचना, और फिर एक इस तरफ की संरचना, एक इस तरफ की संरचना। जिस तरफ से वायु, मान लीजिए वायु इधर से आ रही है, ठीक है, यहाँ से वायु जा रही है तो ये ऐसी संरचना हमें दिखाई देगी, और वायु मान लीजिए इधर से जा रही है तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई देगी। उसे क्या बोलते हैं हम, रैखिक टीले। तारांकित टीले, अब इसमें क्या कोई निश्चित नहीं होता वायु किस तरफ से आ रही है, इसमें चारों तरफ से वायु हमें आती हुई दिखाई देती है और ऐसे तारांकित टीलों का निर्माण करती है जहाँ पे समझ नहीं आता है हमें कि वायु किस तरफ से आ रही है या किस तरफ जा रही है। इस तरह की जो टीले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेखांकित टीले। विभिन्न दिशाओं से वायु के रेतीले जमाव से रेखांकित टीलों का निर्माण होता है। पलाया अथवा प्लाया झील, ठीक है, दोनों ही एक है, प्लाया होगा पलाया झील, इसको एक काट देते, ठीक है, नहीं सही है, ये सही है क्योंकि प्लाया, इसको प्लाया भी बोल सकते हैं हम, इसको प्लाया झील भी बोल सकते हैं, ठीक है। मृदा अथवा रेत के अपरदन से बने उथले बेसिन नुमा संरचना प्लाया झील कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं हम, जहाँ पे कहीं मैदानी संरचना है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो ये उसमें क्या है, बने उतले बेसिन नुमा संरचना प्लाया कहलाती है। मान लीजिए ये संरचना ऐसी है, यहाँ पे जल भर जाता है, ठीक है, इनमें जल भराव के कारण प्लाया झील निर्मित होती है। इसमें क्या होता है मुख्यतः, जब तो जल वर्षा जल भर जाता है फिर समुद्र जल भर जाता है, इसमें हम इसमें देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसमें जल अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर जा नहीं सकता है, इसलिए जो झील होती है प्लाया झील होती है, मुख्यतः खारे जल की झीलें होती हैं, ठीक है, खारे जल की झीलें होती हैं, जैसे कि लूण करसर, ठीक है, लूण करसर की कहाँ की है, राजस्थान की जो झीलें वो लूण करसर हो गई। सांबर पंचभद्रा झीलें ये खारे पानी की झीलें होती हैं। एक बार और देखते हैं, मृदा अथवा रेत के अपरदन से बने उतले बेसिन नुमा संरचना प्लाया कहलाती है। इसमें जल भराव होने पर प्लाया झील विकसित होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे अपरदन होकर यहाँ का बालू मिट्टी जो भी कंकड़ पत्थर है वो सब एक जगह दूर से कहीं चले गए यहाँ से। अब इसमें समय के साथ इसमें जल भराव होता है और ये झील का एक निर्माण करती है। ऐसी झीलों को हम क्या बोलते हैं, प्लाया झील, ठीक है। अब हम देखते हैं लोएस मैदान। वायु के द्वारा महीन कणों के निरंतर जमाव से बनी मैदानी संरचना लोएस कहलाती है। यहाँ उपजाऊ मैदान होते हैं। अब इसमें मुख्यतः क्या होता है, मान लीजिए ये मैदान है, ठीक है,
हम क्या देखते हैं, ये मैदान है, पूरा का पूरा ये मैदान है। अब यहाँ पे क्या है, बारीक जमाव के कारण क्या क्या होता है, ये बारीक जमाव के कारण यहाँ पे मैदान का निर्माण होता है। वायु के द्वारा हिम महीन कणों, जो कि बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, महीन कणों से बनी मैदानी संरचना लोयस मैदान कहलाती है। इस मैदान को हम लोयस मैदान कहते हैं। ये मुख्यतः उपजाऊ मैदान होते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज में जो पढ़ाया वो सब समझ में आया होगा, और जो नहीं भी समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि हमें ये समझ में नहीं आया है। कल के लिए हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, उसमें हैं चट्टानें, अग्नि चट्टानें, चट्टानों का विभाजन पढ़ेंगे हम उसमें, ठीक है, कि कौन कौन सी चट्टानें होती है। चट्टानों के रासायनिक गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसमें मुख्यतः हम देखेंगे रूपांतरित चट्टानें हो गई, यांत्रिक रूपांतरित हो गई, इनमें लवणीय रूपांतरण हो गया, इनको हम कल पढ़ेंगे, और कल हम भारत की संरचना तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।